नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये बात है 12 अक्टूबर 1972 की, जब साउथ अमेरिका के यूरुग्वानिया देश से एक छोटा चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ करता है चिली देश की राजधानी सेंटियागो जाने के लिए। इस प्लेन में रग्बी टीम के कुछ प्लेयर्स और उनका परिवार मिलाकर 45 लोग सवार थे। आमतौर पर यह सफर करीब 3 घंटे का होता है, लेकिन इस सफर के बीच एंडीज की पहाड़ियां भी आती है, जो कि हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची माउंटेन रेंज मानी जाती है। अब उन पैसेंजर्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये पहाड़ियां इनके लिए मुसीबत बनकर सामने आएंगी। जब यह प्लेन इन पहाड़ियों से गुजरता है तो अचानक एक बर्फीला तूफान आ जाता है, जिसके कारण प्लेन के पायलट्स को आगे कुछ नजर नहीं आता, जिसके चलते पायलट्स प्लेन को नीचे की तरफ उतारने लगते हैं ताकि आगे कुछ दिखाई दे सके। इसी वक्त प्लेन को एक जोरदार झटका लगता है, जिसमें प्लेन के अलार्म तेजी से बजने लगते हैं। जब तक आगे कुछ दिखाई देने लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सामने एक पहाड़ी तेजी से प्लेन की ओर आगे बढ़ती रहती है, जिससे पहले पायलट प्लेन को ऊपर उठा सके, प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकराकर अलग हो जाता है, जिसके साथ ही 3 पैसेंजर पीछे गिर जाते हैं। पीछे का हिस्सा टूटने के कारण प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। प्लेन करीब 350 किलोमीटर की स्पीड से एक ग्लेशियर पर फिसलते हुए 700 मीटर गहरी खाई में गिर जाता है। और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अब ये प्लेन एंडीज की एक अनजान खाई में 3570 मीटर नीचे टूटा हुआ पड़ा, और इन लोगों को अपने लोकेशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। प्लेन में सवार 45 लोगों में से अब सिर्फ 33 लोग बचे हैं। अब इनमें 2 व्यक्ति मेडिकल के स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिनका नाम रॉबर्ट केनेसा और गुस्तावो चिवर्नी था। ये दोनों तुरंत चोटिल लोगों को बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर ही चिली एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं इन्हें बचाने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन चालू रखते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता, क्योंकि प्लेन का रंग सफेद था और वो ऐसी जगह क्रैश हुआ था जहां सफेद बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर सोचते हैं आज की रात गुजार लें, सुबह होते ही कोई न कोई उन्हें ढूंढ ही लेगा। लेकिन उस रात 5 पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाए। अब बचे लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 थी। इन बचे हुए लोगों ने प्लेन के कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल करके ठंड से बचाव किया। अगले दिन अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वानिया देश से 11 हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगाए गए। क्रैश में मौजूद पैसेंजर्स बर्फ में सूटकेस का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा एक्स बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई प्लेन अगर उनके ऊपर से गुजरे
तो उन्हें देख पाए। उस दिन उन्हें 3 हवाई जहाज अपनी सर के ऊपर से जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अफसोस कि वो उन्हें नहीं देख पाते हैं। इसी कोशिश में एक दिन और गुजर जाता है। अगले दिन जब पैसेंजर्स को प्यास लगती है तो धातु के टुकड़े का इस्तेमाल बर्फ पिघलाने के लिए करते हैं ताकि उनकी प्यास बुझ सके। साथ ही प्लेन की सीटों का इस्तेमाल ठंड से बचने के लिए करते हैं। उस प्लेन को क्रैश हुए करीब 8 दिन गुजर जाते हैं। -30 डिग्री की ठंड पैसेंजर सरवाइव करते हैं। 8 दिन बाद यानी 21 अक्टूबर को रेस्क्यू टीम्स ने अपने हाथ खड़े कर दी, क्योंकि अब 8 दिनों के उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। 142 घंटे और 30 मिनट बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। पैसेंजर्स कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार उनका कांटेक्ट किसी से हो सके। अभी पैसेंजर्स के पास खाने के लिए बेहद कम ही सामान मौजूद होता है। ये पैसेंजर खाने की कमी को देखते हुए रोज थोड़ा थोड़ा राशन खाने लगते हैं ताकि खाना जल्दी से खत्म ना हो। ये लोग इतनी गहराई में थे कि यहाँ न तो कोई पेड़ पौधा और न ही कोई जानवर था जिससे उसे मारकर खाया जा सके। फिर इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो लोग मर चुके थे उनकी डेड बॉडी को खाया जाए। यह आइडिया पहले कनेसा को आया था और सबसे पहले इसी ने ही इसे ट्राई किया था, लेकिन कुछ लोगों को यह हजम नहीं हुआ। ऐसा करते हुए करीब 16 दिन गुजर जाते हैं और फिर 21 अक्टूबर की रात एक भयानक बर्फीला तूफान वहां आता है, जिससे इस प्लेन में बर्फ ही बर्फ भर जाती है। और बचते हैं सिर्फ 19 लोग। बचे हुए लोग, ये लोग 2 दिन बाद इस बर्फ को खोद कर बाहर निकलते हैं, लेकिन तूफान अभी भी चालू था, जिससे ये फिर से अंदर की ओर चले जाते हैं और फिर 3 दिन बाद तूफान रुक जाता और ये बाहर निकल जाता। अब ये बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें अब कोई भी बचाने नहीं आने वाला। इनमें से 3 लोग डिसाइड करते हैं कि वो अब लोकेशन का पता लगाने के लिए बाहर जाएंगे। इसी बीच उन्हें थोड़ा थोड़ा मीट ज्यादा दे दिया जाता है। दरअसल इनकी लोकेशन 89 किलोमीटर ईस्ट में थी और वो तीनों 33 दिन बाद यानी 15 नवंबर को निकल पड़ते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें अपने प्लेन का पीछे का हिस्सा गिरा मिलता है, जिसमें इन्हें बहुत सा खाने का सामान और एक 2 वॉर रेडियो सिस्टम भी मिलता है। ये तय करते हैं कि आज की रात यहीं गुजारेंगे। सुबह होने पर ये उस रेडियो सिस्टम को ठीक करने की जंतु शहर में लगते हैं, लेकिन वह नाकामयाब होते हैं क्योंकि वो सिस्टम 115 वोल्ट एसी में काम करता है, लेकिन उनके पास जो बैटरी थी वो 24 वोल्ट डीसी की थी। 11 दिसंबर यानी क्रैश के 59 डेज बाद फिर एक तूफान आता है, जिसमें 3 लोग और मारे जाते हैं और सिर्फ अब 16 लोग बच पाते हैं। वो 3 लोग एक चढ़ाई को पार करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उन्हें इस पहाड़ी को पार करना था।
किसी तरह ये रात गुजारते हैं और सुबह होते ही चलना शुरू कर देते हैं। चार दिन तक लगातार चलने के बाद उन्हें पता चलता है कि रास्ता तो उन्होंने बिल्कुल ही गलत चुना था। इसके बाद एक आदमी वापस से क्रैश साइट पर लौट जाता है। अब वो दो लोग दूसरी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। इसी बीच उन दोनों को बिना बर्फ वाली दो पहाड़ियां दिखाई देती हैं और वो दोनों उन्हीं पहाड़ियों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वहां जाने पर फाइनली उन्हें एक नदी मिलती है, जिसके सहारे ये आगे बढ़ते रहते हैं और बाद में 12 दिन बाद यानी 20 दिसंबर को इन्हें एक गाय दिखाई देती है। थोड़ा और आगे जाने पर इन्हें एक घुड़सवार भी दिखाई देता है। वो उसे पुकारते हैं और वो उन्हें देख लेता है और वो पेपर पर उसे लिख के देते हैं कि हम एक क्रैश प्लेन से आए हैं और 10 दिन से चल रहे हैं। हमारे 14 साथी क्रैश साइट पर मौजूद है, हमारी मदद कीजिए। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वो आदमी इसे पढ़ लेता है, जिसके बाद वो आदमी उन्हें आर्मी हेडक्वार्टर ले जाता है और वहां जाने के बाद पता चलता है कि वे दोनों 61 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे थे। 17 दिनों बाद फाइनली बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जाता है और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाती है। ये कहानी बताती है कि अगर कोई आदमी ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिस्टर टेस्ट ड्राइवर फिर लौटूंगा किसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।